अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे हम लाहौर के हवाले से। लाहौर कल आपने भी देखा क्या कुछ होता रहा। पंजाब कॉलेज के सामने एहतजाज का सिलसिला शुरू होता है और वो एहतजाज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये एहतजाज हो किस वजह से रहा था? एक बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती की जाती है कैंपस 10 के अंदर। उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा और फिर PTI ने अपना आज का एहतजाज मौखर कर दिया है। किन शराइत पे मौखर किया और क्या PTI की अब इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है, उसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर आईनी तरमीम के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स है वो भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लाहौर वाक़े पर। बहुत ही दिलखराश वाक़या था और दिल दहला देने वाला वाक़या था जो लाहौर के अंदर पेश आता है। अब ये खबर रिपोर्ट होती है तकरीबन इतवार को ये खबर रिपोर्ट होती है और बताया जाता है कि एक बच्ची के साथ मुबैना ज़्यादती का वाक़या सामने आया है और पंजाब कॉलेज के गार्ड और ड्राइवर ने मिलकर बच्ची के साथ ज़्यादती की। अब जब ये खबर सामने आती है तो उसके अगले दिन ही वहाँ पर बच्चियों की जानिब से एहतजाज किया जाता है। अब जब बच्चियों की जानिब से एहतजाज किया जाता है तो वो एहतजाज फैल जाता है। देखते ही देखते मुख्तलिफ कैंपस के सामने एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो आपको इसका थोड़ा सा पस मंज़र बता देता हूँ कि होता एक्चुअली क्या है। एक बच्ची को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है एक कॉलेज गार्ड की जानिब से और उसके साथ एक ड्राइवर मिला होता है। और कुछ इतलात तो ये भी आ रही हैं कि कॉलेज का स्टाफ का जो मेंबर है वो भी उनके साथ शामिल था। अब होता क्या है कि बच्ची जब छुट्टी होती है तो वो लेट थी तो गार्ड की जानिब से उसको कोई भी बहाना करके जैसे तैसे भी करके उसको बेसमेंट में लेके जाता है वो। अब जब बेसमेंट में लेके जाता है तो वहाँ पर उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है और मुसलसल ज़्यादती उसके साथ की जाती है। मेरे तो यकीन माने ये बात कहते हुए भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यार हम किस माशरे में रह रहे हैं। अब उन तीनों लोगों की जानिब से जब बच्ची को मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है तो उसकी वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। अब जब उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है तो कॉलेज इंतज़ामिया को कहीं ना कहीं इस बात का पता चल चुका था, लेकिन स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं था। अब उसके बाद होता क्या है कि जो टीचर है वो क्लास के अंदर पूछती है बाकी स्टूडेंट से कि ये बच्ची काफ़ी दिन से कॉलेज नहीं आ रही, क्या वजह है? तो उसकी फ्रेंड्स की जानिब से उसके घर पर रब्ता किया जाता है। जब उसकी फ्रेंड्स उसके घर पर रब्ता करती हैं तो उसके पेरेंट्स की जानिब से ये बात बताई जाती है कि हमारी बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया है और अब वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। अब जब स्टूडेंट्स को ये बात पता चलती है तो जंगल में आग की तरह ये खबर फैल जाती है। स्टूडेंट्स को जब पता चलता है तो स्टूडेंट्स उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। उसके लिए जब वो आवाज़ उठाते हैं तो मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पर उसके लिए वो आवाज़ उठाते हैं। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। अब जब ये स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाना शुरू की तो उसमें क्या हुआ कि कॉलेज इंतज़ामिया और कॉलेज की प्रिंसिपल, वो जो आपने मैसेज भी अब तक सुने होंगे, कुछ मैसेज भी सामने आए हैं, उनको धमकाना शुरू कर दिया जाता है, उनको डराना शुरू कर दिया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि अगर आप इस पे आवाज़ उठाएंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं भेजा जाएगा, आपको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। अब ये कॉलेज इंतज़ामिया का रवैया था जो कि बड़ा हैरान कुन था। अतः कि कॉलेज इंतज़ामिया का तो रवैया ये होना चाहिए था कि वो स्टूडेंट्स के साथ खड़े होते, वो उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाते, उसको इंसाफ दिलाते और वो जो करैक्टर था उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाते। लेकिन कॉलेज का रवैया ये नहीं था। अब जब ये खबर रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये पंजाब कॉलेज और दुनिया मीडिया ग्रुप, आपको पता है दुनिया मीडिया ग्रुप का ये पंजाब कॉलेज है और किसी भी मीडिया न्यूज़ पर पंजाब कॉलेज का जिक्र ही नहीं किया जाता। ना ही इस पर जो हमारे जो इदारे हैं वो कोई कह लें कि एक्शन लेते हैं, ना इस पे हुकूमत भी खामोश रहती है और मीडिया हाउस तो खैर से पंजाब कॉलेज का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, एक तरफ देखा जाए तो जो पंजाब कॉलेज के इंतज़ामिया है उनका रवैया, तो स्टूडेंट इस पर एहतजाज करते हैं और स्टूडेंट में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है और उनका एक ही मुतालबा होता है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें उस बच्ची के लिए इंसाफ चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। और जब इंसाफ मांगते हैं वो, तो उसके बाद होता क्या है कि वहाँ पर पुलिस आती है। अब ये सिलसिला तो शुरू होता है कैंपस 10 से और देखते ही देखते ये बाकी कॉलेजेस तक भी पहुंच जाता है। अब पुलिस और स्टूडेंट में बहुत जगह पर तसादुम भी होता है, जिसमें अब तक रेस्क्यू ज़राए का ये बताना है कि कल तकरीबन 30 के करीब स्टूडेंट ज़ख्मी होते हैं, जिनको ज़ख्मी हालत के अंदर जो है वो हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, जिसमें बच्चियाँ भी थी और बच्चे भी थे। कुछ पुलिस जो एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी होते हैं, उनको भी तिबी इमदाद दी जाती है और उनको भी अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। कल लाहौर के अंदर ये सारा मामला रहता है और सारा दिन यही चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जब ये देखें ना कि स्टूडेंट वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं तो एक तो उनकी आवाज़ को सुना जाए, उनकी बात को सुना जाए, उस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए। अब देखिए सवाल ये है कि क्या हमारी बच्चियाँ अपने इदारों के अंदर भी महफूज नहीं हैं? हम लोग देखें ना, हम लोग जा किस तरफ रहे हैं, हमें इस बात पे भी सोचना होगा। क्या हम लोग इस कदर मतलब बेहिस हो चुके हैं कि सारा मामला कॉलेज के सामने हो जाता है, कॉलेज को इस बात की खबर भी है, हत्ता कि ये भी इतलात आ रही है कि कॉलेज की जानिब से CCTV रिमूव कर दी जाती है, CCTV वीडियो डिलीट कर देना, बाकी चीज़ों को दबाना, स्टूडेंट्स को ये दबाना और ये कहना कि ये बात मीडिया पर ना आए या बाकी लोगों तक ना जाए, इसी को यहाँ पर ही दबा दिया जाए। तो ये जो कॉलेज का सारी चीज़ों के अंदर रोल था वो बहुत ही नेगेटिव था
اور اس پر بہت سارے سوالیہ نشان تھے۔ نارملی پتہ ہے کیا ہونا چاہیے تھا؟ نارملی تو ہونا چاہیے تھا کہ اسٹوڈنٹ انتظامیہ اس پہ ایکشن لیتی، اور کوئی بھی کریکٹر تھا جس نے یہ کیا تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچاتی، اس کو قانون کو دیا جاتا اور قانون حرکت میں آتا، لیکن نہ ہی قانون حرکت میں آتا ہے، نہ ہی کالج انتظامیہ حرکت میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد اسٹوڈنٹ نے یہ احتجاج کیا، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کل جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا۔ لیکن اس میں ایک چیز ضرور ہے، جو ہمارے وزیر تعلیم پنجاب ہے رانا سکندر حیات، وہ ان کا جو رول ہے وہ بہت پازیٹیو تھا۔ وہ موقع پر پہنچتے ہیں، ایک تو انہوں نے جو اس کیمپس 10 ہے اس کا جو لائسنس ہے وہ بھی سسپینڈ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر وہ پہنچے اور انہوں نے پولیس کو اور اسٹوڈنٹس کو جو آپس میں لاٹھی چارج کر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے ان کو بھی روکا، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو یقین دہانی دلوائی کہ ان کے جو ساتھی طلبہ ہے اس کو انصاف دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی کچھ جو قریبی صحافی ہیں انہوں نے یہ تک بھی لکھا، انہوں نے کہا کہ رانا سکندر حیات پی ٹی آئی کے انتشار کا حصہ بن گیا۔ اب صحافیوں نے جب یہ لکھا تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ سارا جو کچھ ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کا رول کیا تھا، اور ان کا یہ لکھنا کہ وہ پی ٹی آئی کے انتشار کا حصہ بن گیا، یہ میری تو سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ لیکن خیر انہوں نے یہ لکھا، اور رانا سکندر حیات کا جو رول ہے وہ بہت پازیٹیو تھا، یقیناً ان کے وہ طریق کے مستحق ہیں، جو کچھ انہوں نے کل کیا وہاں پر وہ پہنچے اور ساری چیزوں کو انہوں نے مینیج کیا۔ حتیٰ کہ حکومت تو اس پہ خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اور یہاں تک اب پولیس کی جانب سے یہ بھی موقف اپنایا جا رہا ہے کہ یہ ایکچولی کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بچی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی، اور یہ ساری جو ہے مس انفارمیشن تھی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ پولیس کی جانب سے کل ایک ویڈیو پیغام بھی آیا جس میں انہوں نے 2 لوگوں کو وہ لائے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ایک لڑکی کا جو ہے وہ رشتہ دار بتائے گئے، اور ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ ہماری بچی گھر پہ سلپ ہوئی تھی، اور سلپ ہونے کے بعد اس کی ٹانگ فریکچر ہوئی تھی اور اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جبکہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اب جب پولیس کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے، کالج بھی اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور کچھ صحافیوں کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک ایسی کوئی بچی ہے ہی نہیں کہ جو سامنے آئے۔ حکومت بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ اگر ایسی کوئی بچی ہے تو اس کو سامنے لایا جائے، اور نہ ہی کوئی بچی کی فیملی کے بارے میں اب تک پتہ ہے، نہ ہی حتیٰ کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی ہاسپٹل کے اندر یہ ریکارڈ موجود ہے، کوئی بچی کا کسی بھی قسم کا ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اب یہ بہت ملی جلی سی چیزیں ہیں۔ اب ایک طرف اسٹوڈنٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے خود بچی کی چیخوں کی آوازیں سنی ہیں، اور یہ بیسمنٹ کے اندر واقعہ پیش آتا ہے پنجاب کالج کیمپس 10 کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ہماری خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ خاموش کیوں ہیں۔ حتیٰ کہ پنجاب کالج کا جو واقعہ تھا، بچی کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی عمر 16 سال بتائی جا رہی ہے، اور وہ اتنا دل خراش اور دل دہلا دینے والا واقعہ تھا۔ اس کے بعد حکومت کو جو چاہیے تھا کہ وہ ایکشن لیتے، قانون اپنی حرکت میں آتا، اور جب اسٹوڈنٹس کی آواز کو نہیں سنا جاتا تو پھر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ اور خدارہ باقی لوگ، ہم بھی ایز اے سوسائٹی ہم بھی اس چیز پر ایکشن لیں کہ ہماری بچیاں بیداروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں، اور اس طرح کی صورتحال پاکستان کے اندر بن گئی ہے کہ بچیاں اس قدر محفوظ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، اور اگر پھر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں تو ان کے ساتھ جو کچھ کل کیا گیا ہے کیا پھر اس کے بعد یہ چیزیں پیش آئیں گی؟ تو ناظرین یہ جو صورتحال تھی، یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی لاہور کے جو انسیڈنٹ تھا اس حوالے سے۔ اب مزید اس میں جو اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ناظرین جو اگلی خبر ہے ہمارے پاس وہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی نے اپنا آج کا احتجاج مؤخر کر دیا ہے، اور یہ ایک ویڈیو پیغام آتا ہے بیرسٹر گور کی جانب سے، جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی جانب سے یہ ویڈیو پیغام آتا ہے کہ حکومت نے ہمارے مطالبات مان لی ہیں اور ہم اپنا آج کا احتجاج مؤخر کر رہے ہیں۔ یہ تو خیر میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا، اور حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مطالبات مان لے گی اور عمران خان سے ان کی ملاقات کروا دے گی، کیونکہ ان کے زیادہ تو مطالبات نہیں تھے، ایک ون لائنر ان کی ڈیمانڈ تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ اب پی ٹی آئی تو چاہتی تھی کہ بیرسٹر گور اور حامد رضا کی عمران خان سے ملاقات ہو، لیکن حکومت نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو پائے گا، لیکن جو ان کے ذاتی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر عاصم، وہ بھی اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، اور ان کی خان صاحب سے آج اڈیالہ کے اندر ملاقات کروائی جائے گی، یہ کہا گیا وزارت داخلہ کی جانب سے۔ آج ڈاکٹر عاصم خیر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور ان کا چیک اپ کریں گے، اور خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو بھی حبام پائے جا رہے تھے پی ٹی آئی کے اندر، جو بھی خدشات پائے جا رہے تھے، وہ آج سارے کلیئر ہو جائیں گے، اور وہ میڈیا پہ آ کے ساری کچھ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی آج اپڈیٹ کر دیں گے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے احتجاج کے حوالے سے خبریں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج، کیونکہ انٹرنیشنل کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور حکومت کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کرتی تھی کہ پی ٹی آئی آج کے روز احتجاج کرے۔ خیر انہوں نے یہ ان کے مطالبات ماننے میں تھوڑی دیر ضرور کی، حتیٰ کہ یہ چیزیں تو پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے خان صاحب سے ملاقات کروا دیں تو آپ ملاقات کروا دیتے، معاملات یہاں تک جانے ہی نہیں تھے۔ خیر آج ان کی ملاقات کروا دی جائی تھی، یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی احتجاج کے حوالے سے جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اگلی چیزیں آئینی ترمیم، حکومت بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور بندوں کو بھی وہ خریدنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے بھی کی کوشش کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے ہی بندوں کو کڈنیپ کیا ہوا ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔
अब उनका ये दावा करने के बाद वही जिन MNS के उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिए गए वो बाद में मीडिया पर आते हैं और मीडिया पर आकर बताते हैं कि हमें PTI की जानिब से, अपनी जमात की जानिब से बिल्कुल अगवा नहीं किया गया, कोई किडनैप नहीं किया गया, हम अपनी मर्जी से KPK के अंदर रह रहे हैं। और KPK के अंदर क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हुकूमत क्या है कि हमें पकड़ना चाहती है। अगर हम KPK में आज ना होते तो हुकूमत अब तक हमें जो है वो पकड़ चुकी होती, और हमारी फैमिलीज़ को भी तंग किया जा रहा है, हमारे कारोबार को भी जो है मुतासर किया जा रहा है। हत्ता कि कई लोगों के कारोबार, जितने भी कारोबार थे उनको बंद कर दिया गया है, उनके डेरों को, उनके घरों पर रेड की जा रही है, उनकी फैमिलीज़ को तंग किया जा रहा है। तो हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उन लोगों को तोड़ा जाए। अब वो लोग PTI के पास मौजूद हैं, KPK के अंदर मौजूद है, और उन्होंने ये बात की है कि हमें PTI की जानिब से अगवा नहीं किया गया बल्कि हुकूमत की जानिब से थ्रेट किया जा रहा है। हुकूमत का जो चेहरा है वो खुद ही खुलकर सामने आ गया कि हुकूमत हमेशा से जो झूठे दावे करती है, अब ये झूठे दावे खुद ही उनके सामने आ गए और पता चल गया कि हुकूमत क्या कुछ कर रही है। खैर कोई भी चीज़ ढकी छुपी तो है नहीं। 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है और जो जिस पे आवाम भी खामोश तमाशाई बनी हुई है, और ये बहुत नॉर्मलाइज किया जा रहा है इन चीज़ों को, क्योंकि अब तो लोग इसको इतना सीरियस ही नहीं लेते जिस तरह के हालात बन चुके हुए हैं। अब मैंने आपको नाज़रीन पहले भी बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर हुकूमत ये आईनी तरमीम नहीं कर सकती। अगर वो कौमी असम्बली के अंदर अगर अपने वोट पूरे कर भी लेते हैं तो सेनेट में उनको मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत रहेगी ही रहेगी। अब मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ चीज़ें कही हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत के लिए आईनी तरमीम का वो मकसद भी रह जाएगा। एक तो मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि आईनी अदालत पे वो कभी भी मुतफिक नहीं है। उन्होंने कहा है कि आईनी अदालत नहीं बन सकती, हाँ आईनी बेंच बन सकता है। अब अगर आईनी बेंच बनता है तो फिर चीफ जस्टिस साहब तो घर जाएंगे ही जाएंगे। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा है कि जो इन्होंने कहा था कि जजेस की उम्र बढ़ाई जाए, उन्होंने कहा है कि मैं इस चीज़ पर कभी भी एग्री नहीं हूँ कि जजेस की उम्र बढ़ाई जाए। अब इस पॉइंट के बाद भी देखें तो फिर भी चीफ जस्टिस साहब घर जाएंगे। अब तीसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कभी भी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा KPK से, बलूचिस्तान से, वहाँ की आवाम का बड़ा सख्त रिएक्शन होगा अगर वो मिलिट्री कोर्ट्स के हक में जाते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हक में कभी भी नहीं। फिर जो ह्यूमन राइट्स का मामला था, इस पर भी उन्होंने कहा है कि जो तब्दीलियाँ ये करना चाहते हैं मैं उसके हक में भी कभी नहीं। अब नाजरीन, अगर इन 4 पॉइंट्स को निकाल दिया जाए, फिर हुकूमत और जो आईनी तरमीम करवाना चाहते हैं उनके लिए तो इस आईनी तरमीम में कुछ बचता ही नहीं है। अब मौलाना फजलुर रहमान अगर अब तक अपनी इन बातों पर डटे हुए हैं और वो डटे रहते हैं तो फिर हुकूमत का मेरा नहीं ख्याल कि इस आईनी तरमीम का कोई मकसद उनके लिए रह भी जाएगा, और हुकूमत भी इस चीज़ पर बड़ा गौर व फिक्र कर रही है। और एक और हुकूमत ने शोर किया है PTI को कि वो जो 17-18 को आईनी तरमीम नहीं लाएंगे। और इस हवाले से एक अगर हम बात करें तो हैदराबाद के अंदर पीपल्स पार्टी भी जलसा करना चाह रही है, बिलावल वहाँ पर जलसा करने जा रहे हैं, तो उनके MPs और MNS तो वहाँ पर बिजी होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि 17 और 18 को ये आईनी तरमीम आ सकती है। तो अब उसके बाद देखना है, क्योंकि 25 से पहले वो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम लाई जाए, क्योंकि 25 के बाद भी लाने का मकसद नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आईनी अदालत बनाना चाहते हैं और काजी साहब को उस आईनी अदालत का सरबराह बनाना चाहते हैं ताकि वो इस हुकूमत को और इन मामलात को लेकर चलते रहें और वो अदलिया को अपने कंट्रोल में रखें। और खैर ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने पहले भी अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी सारी डिटेल्स रख चुका हूँ। अब आईनी तरमीम के हवाले से भी ये हमारे पास डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। लेकिन आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि रियासत को और रियासती इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, ये 2 ख़ानदान तो कल को हुकूमत जब इनकी ख़त्म होनी है तो ये तो बाहर चले जाएंगे, लेकिन आप पाकिस्तानी और मैं, हम लोगों ने यहीं पर ही रहना है और पाकिस्तान भी हमारे साथ ही। अगर पाकिस्तान की आवाम है तो पाकिस्तान है। तो इसीलिए जो हमारे रियासती इदारे हैं वो होश के नाखून लें और इन चीज़ों पर एक्शन लिया जाए, जो चीज़ें हो रही हैं इनको रोका जाए। आप भी अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।